हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीटेट के लिए ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, जिसमें पेडागोजी के प्रश्न भी शामिल होंगे। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है क्योंकि। आपको बताना है विटामिनों तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व क्यों कहा जाता है। ऑप्शन ए है, इनको केवल कृत्रिम संपूरकों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन बी है, इनकी कमी या अभाव से विविध प्रकार के रोग हो जाते हैं। ऑप्शन सी है, मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। या फिर ऑप्शन डी, ये सभी खाद्य पदार्थों के महत्वपूर्ण घटक हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मनुष्यों में इनकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है। और आपको याद रखना है, विटामिन तथा खनिज लवणों को सूक्ष्म पोषक तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि शरीर को कार्य करने और स्वस्थ रहने के लिए इनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है। हालांकि ये शारीरिक प्रक्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, लेकिन दोस्तों कम मात्रा में आवश्यकता होती है, इसी कारण इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 2 में आपसे पूछा गया है, पक्षियों के पंख विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इनके पंख उन्हें उड़ने में सहायता करते हैं तथा आपको बताना है जो पक्षियों के पंख होते हैं वो विभिन्न रंगों, आकारों एवं माप के होते हैं। इन्हें उड़ने में सहायता करते हैं और इसके साथ और क्या सहायता करते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन खाने में सहायता करते हैं, उन्हें गर्म रखते हैं, विभिन्न तरीकों से चलने में मदद करते हैं, या फिर उन्हें जलसह बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं विभिन्न प्रकार का भोजन खाने में, तो दोस्तों इससे पंखों का कोई मतलब नहीं है, ये गलत हो जाएगा। उन्हें गर्म रखते हैं, ये सही है। और दोस्तों विभिन्न तरीकों से चलने में मदद करते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उन्हें जलसह बनाते हैं, जलसह मतलब उन्हें वाटर प्रूफ बनाते हैं, तो ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन बी और डी सही है। तो ऑप्शन बी और डी ऑप्शन बी में है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। पक्षियों के जो पंख होते हैं वो उड़ने में सहायता करते हैं, साथ ही उनके शरीर की गर्मी बनाए रखते हैं, जिससे वे ठंड में सुरक्षित रहते हैं। और पक्षियों के पंख उन्हें जलरोधी यानी कि वाटर प्रूफ भी बनाते हैं। ठीक है, तो बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 3 में पूछा गया है, वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला है। आपको बताना है वाराणसी की कढ़ाई की अद्वितीय कला क्या है, जरदोजी, तोड़ा, फुलकारी या कांथा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जरदोजी। आपको याद रखना है वाराणसी की कढ़ाई की एक अद्वितीय कला जरदोजी है, जिसमें सोने चांदी के तारों, कीमती पत्थरों से धात्विक कढ़ाई की जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों आपको याद रखना है फुलकारी पंजाब की प्रसिद्ध कढ़ाई है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 4 में पूछा है, पाश्चरीकृत दूध को लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, फिर अचानक अति ठंडा करके भंडारण किया जाता है। आपको बताना है पाश्चरीकृत दूध को कितने मिनट के लिए गर्म किया जाता है और कितने टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है। 15 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, 3 मिनट के लिए 100 डिग्री सेल्सियस पर, या 5 मिनट के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर, या 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 15 से 30 सेकेंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर। दोस्तों आपको याद रखना है पाश्चरीकृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर अचानक ठंडा करके भंडारण करते हैं। ऐसा करने से सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। तो ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 5 में आपसे पूछा गया है, यदि कोई किसान अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों के आधिक्य का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगाता है, तो इस आचरण से उसके खेत की मृदा यानी कि मिट्टी में क्या बदलाव होगा। आपसे पूछा गया है कोई किसान है जो अपने खेतों में उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक प्रयोग करता है और बार बार धान की फसल उगाता है, तो इस आचरण से उसके खेत की जो मृदा यानी कि मिट्टी होगी उसमें क्या बदलाव होगा। केवल धान की फसलों के लिए उपयुक्त होगी, एक साल में कई फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगी, उसी प्रकार की फसलों के लिए उपजाऊ हो जाएगी, या फिर ऑप्शन डी बंजर हो जाएगी। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बंजर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों जो फसल चक्र होता है वो इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि इससे मिट्टी को
उर्वरता जो होती है वो बनी रहती है और पोषक तत्वों की जो कमी है वो पूरी होती है, ठीक है, जिससे पैदावार में वृद्धि होती है और मिट्टी भी अच्छी बनी रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है। आपको बताना है इनमें से प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को कौन सा विकल्प दर्शाता है। ऑप्शन ए है मौसम, पानी, यात्रा, बी है भोजन, पदार्थ, आवास, सी है परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन, या फिर ऑप्शन डी आवास, यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की 6 मुख्य थीमें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो आपको याद रखना है परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा और चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, ठीक है। ये आपकी 6 थीमें होती हैं, जिसमें ऑप्शन डी में आप देख सकते हैं 3 थीमें बताई गई हैं। तो ये प्राथमिक स्तर पर ईवीएस के थीमों को दर्शाता है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 7 में आपसे पूछा गया है, भोजन के निम्नलिखित समूहों में से उस समूह का चयन कीजिए जिसमें सभी इकाई प्रोटीन समृद्ध स्रोत हैं। तो आपको बताना है इसमें प्रोटीन के समृद्ध स्रोत कौन से हैं, ठीक है। अंडे, दालें, मछली, बादाम, मक्का, दूध, संतरा, मक्खन, अंडे या फिर दही, दूध, चावल। तो दोस्तों आपको याद रखना है प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है, ठीक है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन के स्रोत होते हैं दूध, अंडा, दालें, मछली, सोयाबीन आदि, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, अंडे, दालें और मछली, ठीक है। ये प्रोटीन के स्रोत हैं, ठीक है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 8 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों द्वारा जनित हैं। आपको बताना है मच्छरों से कौन कौन से रोग होते हैं, निमोनिया, डेंगू, खसरा, मलेरिया। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है, ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा जो मच्छरों द्वारा होते हैं वो डेंगू होते हैं और मलेरिया रोग होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी और डी सही होंगे। ऑप्शन बी और डी ऑप्शन नंबर 3 में है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, 3। दोस्तों मच्छरों से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया आदि रोग होते हैं। मच्छरों से बचने के लिए आपको अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है, पानी के बर्तन, टंकी, कूलर को साफ रखना है, उन्हें सुखाना है, ठीक है, और मच्छरदानी का इस्तेमाल करना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 9 में आपसे पूछा है, किसी पारितंत्र यानी कि इकोसिस्टम में निहित है। आपको बताना है इकोसिस्टम में क्या क्या निहित है। एक क्षेत्र के केवल जीवित प्राणी, एक क्षेत्र के केवल भौतिक कारक, एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों, एक क्षेत्र के अपघटक और भौतिक कारक। तो आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, किसी पारितंत्र में निहित है एक क्षेत्र के जीवित प्राणी एवं भौतिक कारक दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन आपका सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है परितंत्र को प्रकृति की एक क्रियाशील इकाई के रूप में देखा जाता है, जहां पर जीवधारी आपस में तथा आसपास के भौतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 10 में आपसे पूछा है, राज्य और नृत्य के सही युग्म का चुनाव कीजिए। आपको बताना है इनमें राज्य और नृत्य के सही युग्म कौन सा है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, ठीक है। ये आपका ऑप्शन डी सही है। और दोस्तों आपको याद रखना है जो कथक नृत्य है ये उत्तर प्रदेश का है, और जो लावड़ी है ये दोस्तों महाराष्ट्र का है, ठीक है। आपको याद रखना है ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर होगा, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 11 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा घर गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया है नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर मीथेन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, नाइट्रोजन, ठीक है। कौन सी हो जाएगी, N2 यानी कि नाइट्रोजन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मुख्य ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, और मीथेन भी आपकी ग्रीन हाउस गैस है, जबकि नाइट्रोजन नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 12 में पूछा गया है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, बृहस्पति, बुध, शुक्र, वरुण। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो आपका बृहस्पति है, ठीक है। और दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा कि जो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है। और दोस्तों आपको याद रखना है जो बुध ग्रह है ये आपका सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित ग्रह है, ठीक है। और जो शुक्र ग्रह है ये आपका चमकीला ग्रह है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13 में आपसे पूछा गया है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं,
हैं, या फिर ऑप्शन सी शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं, या फिर ऑप्शन डी प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा, जब हम अधिगम के लिए अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं तो उससे जो अधिगम होता है वो अच्छा होता है और स्थायी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा गया है डिसलेक्सिया मुख्यतः की समस्या के साथ संबंधित है। किस समस्या के साथ संबंधित है डिसलेक्सिया? बोलने के साथ, पढ़ने के साथ, लिखने के साथ, या सुनने के साथ? तो जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा, जो डिसलेक्सिया है वो मुख्यतः पढ़ने के साथ संबंधित है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, को याद रखना है डिस्ग्राफिया, जो कि लिखने से संबंधित है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 15 में आपसे पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? आवधिक परीक्षाएं का, गृह कार्य का, योगात्मक कार्य का, या फिर पोर्टफोलियो का? तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी पोर्टफोलियो का। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जो पोर्टफोलियो होता है ये बच्चे के काम और विकास का एक व्यवस्थित संग्रह होता है जो उसकी प्रगति का पूर्ण और क्रमिक लेखा जोखा देता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा पोर्टफोलियो। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है किसी केंद्र शासित प्रदेश के मानचित्र के एक कोने पर नीचे दिए गए पैमाने को दर्शाया गया है। पैमाना आपको बताया गया है कि जो 1 सेंटीमीटर है वो 155 मीटर के बराबर है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति इस मानचित्र पर दो शहरों के बीच की दूरी नापता है, कितनी? 19.7 सेंटीमीटर, तो इन दोनों शहरों के बीच वास्तविक दूरी कितनी होगी लगभग आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बताया गया है, 1 सेंटीमीटर बराबर 155 मीटर। ठीक है, और जो दूरी नापी गई है वो 19.7 सेंटीमीटर है। आप इसकी गुणा करेंगे 155 से। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा 3053.5। ठीक है, और ये आपके क्या होंगे? मीटर होंगे। जबकि आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपके जो भी यहाँ पे आंसर है वो किलोमीटर में है। ठीक है, तो अब आप मीटर को किलोमीटर में बनाएंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं। तो दोस्तों आप 1000 से भाग देंगे तो दोस्तों आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा 3.0535 किलोमीटर। ठीक है, क्या आ जाएगा? 3.0535 किलोमीटर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी आपका सही आंसर आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर आ जाएगा 3.05 किलोमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 17 में आपसे पूछा है पृथ्वी के आयतन में निम्नलिखित होते हैं 1% क्रस्ट यानी कि परपटी, 84% मेंटल और 15% कोर यानी कि क्रूड। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन से सही हैं। सभी सही हैं, 1, 2 और 3, या फिर केवल 1 और 2 सही हैं, या फिर ऑप्शन सी केवल 2 और 3 सही हैं, या फिर ऑप्शन डी केवल 1 और 3 सही हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। सभी आपके सही हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, तीनों ही आपके सही हैं। पृथ्वी की मुख्य जो आंतरिक परतें हैं वो 3 होती हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 18 में पूछा है निम्न में से ऊष्मा के कुचालक समूह का चयन करें। ठीक है, कुचालक का मतलब होता है जिसमें ऊष्मा आसानी से इनके माध्यम से प्रवाहित ना हो सके। ठीक है, उन्हें कुचालक कहते हैं। तो आपको बताना है इनमें से ऊष्मा के कुचालक कौन सा समूह है। ठीक है, ऊन, प्लास्टिक, लकड़ी, ऊन, लकड़ी, लोहा, हवा, जल, तांबा, या फिर हवा, ऊन, एल्यूमिनियम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी। ठीक है, ये ऊष्मा के कुचालक हैं। जबकि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम। ठीक है, यहाँ पे धातुएं हैं और अधिकांश धातु होती हैं वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 19 में पूछा है शिक्षक अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि। ठीक है, सबसे उपयुक्त कारण है। ऑप्शन ए है गृह कार्य को प्रोत्साहित करना, ऑप्शन बी है प्रयोग को प्रोत्साहित करना, या फिर ऑप्शन सी है सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना, या फिर ऑप्शन डी बच्चों को समूह में कार्य करने के अवसर प्रदान करना। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करना। ठीक है, शिक्षक अपने छात्रों से अपने परिवार के सदस्यों से सलाह लेने के लिए कहता है कि वे अलग अलग तरीकों से पकाए गए अलग अलग खाद्य पदार्थों के नामों का पता लगाएं, जैसे कि भाप देना, भूनना, उबालना, तलना आदि। ठीक है, सबसे उपयुक्त कारण है ये
सामाजिक अंतःक्रिया का, ठीक है, जिससे बच्चे सीखते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 20 में पूछा गया है, एक ईबीएस शिक्षिका अपने छात्रों से सोचने और जवाब देने के लिए कहती हैं कि हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में क्यों सहज महसूस करते हैं, हम क्यों कंफर्टेबल महसूस करते हैं सर्दियों में वूलन कपड़ों से, ठीक है, यानी कि ऊनी कपड़ों से। तो आपको बताना है ये किस तरह का प्रश्न है, अभिसारी प्रश्न, विश्लेषणात्मक प्रश्न, काल्पनिक प्रश्न या तथ्यात्मक प्रश्न, ठीक है। अभिसारी प्रश्न वो होते हैं जिनका एक ही आंसर आता है, तो यह अभिसारी प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें बच्चे अलग अलग आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्लेषणात्मक प्रश्न, ठीक है। जो प्रश्न है हम सर्दियों के दौरान ऊनी कपड़ों में सहज महसूस करते हैं, ये किस तरह का है, विश्लेषणात्मक प्रश्न, ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 21 में आपसे पूछा है, कौन सा पक्षी अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है, कौवा, गौरैया, कोयल या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला अलमारी के ऊपर आईने के पीछे बनाता है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गौरैया, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, गौरैया। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 22 में पूछा है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, आपको बताना है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, ठीक है। बृहस्पति, बुध, शुक्र, वरुण। तो दोस्तों आपको याद रखना है जो बृहस्पति यानी कि जुपिटर है, ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और दोस्तों बुध, ये आपको याद रखना है ये सबसे छोटा ग्रह है और साथ ही साथ ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है, ठीक है। और दोस्तों जो वरुण है ये सूर्य से सबसे दूर ग्रह है, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, शुक्र यानी कि वीनस, ठीक है। इसे चमकीला ग्रह कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसे सांझ का तारा, भोर का तारा भी कहते हैं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और दोस्तों इसे पृथ्वी की बहन भी कहते हैं, ठीक है, किसे, शुक्र ग्रह को। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 23 में आपसे पूछा गया है, डॉक्टर मरीजों से मलेरिया की पहचान के लिए खून की जाँच कराने के लिए निर्देशित करते हैं, खून की जाँच से क्या होगा, उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन का पता चलेगा, उसमें उपस्थित लौह तत्व की मात्रा का पता चलेगा, या फिर ऑप्शन सी उसमें मादा मच्छर के अंडों की उपस्थिति का पता चलेगा, या फिर उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। तो इस प्रश्न का कौन सा सही आंसर होगा आपको बताना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका आंसर, उसमें उपस्थित जीवाणुओं का पता चलेगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 24 में आपसे पूछा गया है, पक्षियों का अध्ययन करने वालों ने यह परीक्षण किया कि पक्षियों की एक विशेष प्रजाति में नर पक्षी अपने अपने घोंसले बनाते हैं, मादा पक्षी उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो सबसे अच्छा लगता है उसमें ही वो अंडे देने का निश्चय करती है। इस पक्षी का नाम है दर्जन चिड़िया, बीवर पक्षी, कलचिड़ी या शक्करखोरा। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीवर पक्षी, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी, बीवर पक्षी। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 25 में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन बाल केंद्रित रणनीतियों का सबसे अच्छा दर्शाता है, चर्चा, प्रदर्शन, व्याख्यान या सर्वेक्षण, ठीक है। आपको बताना है ए और बी सही है, बी और सी सही है, सी और डी सही है, या फिर ए और डी सही है, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और डी, यानी कि चर्चा और सर्वेक्षण, ठीक है। ये बाल केंद्रित रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाता है, जबकि प्रदर्शन और व्याख्यान, ठीक है, ये बाल केंद्रित नहीं, ये शिक्षक केंद्रित को दर्शाता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपका 4 सही होगा, ए और डी। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 26 में आपसे पूछा है, पोचमपल्ली खूबसूरत डिजाइन की चमकदार रंगों की साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे पोचमपल्ली भी कहते हैं, के लिए विख्यात जिला है, ये निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो आपको बताना है जो पोचमपल्ली है ये किसका भाग है, तमिलनाडु का, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का या तेलंगाना का। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, तेलंगाना, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ये तेलंगाना का भाग है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 27 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है, बया, कबूतर, फाख्ता या शक्करखोरा। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो कैक्टस पौधों के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फाख्ता, ठीक है। आपको याद रखना है ये जो पक्षी है वो कैक्टस पौधों के बीच अपना जो घोंसला है वो बनाता है। प्रश्न नंबर 28 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के थीमों को दर्शाता है। ऑप्शन ए है मौसम, पानी, यात्रा, ऑप्शन बी है भोजन, पदार्थ, आवास, ऑप्शन सी है परिवार और मित्र, यात्रा, प्राकृतिक संसाधन, या फिर ऑप्शन डी आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते और करते हैं। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आवास, यात्रा, चीजें जो हम बनाते और करते हैं, ठीक है। ये प्राथमिक स्तर पर ईबीएस के थीमों को दर्शाता है, ठीक है। जैसा कि दोस्तों आपको पता
है जो ईवीएस की प्राथमिक स्तर पर 6 थीम मुख्य हैं। ठीक है, कौन कौन सी हैं? परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास और यात्रा, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। ठीक है, ये 6 थीमें आपको याद रखना है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 29 में पूछा है, गोलू ने एक गिलास में जल लिया, उसमें उसने एक साबुत नींबू डाल दिया, फिर उस गिलास में बहुत सारा नमक डालता है, आधा चम्मच एक बार में। कुछ समय पश्चात उसने पाया कि नींबू जल में डूब गया, नींबू जल में तैरने लगेगा, नींबू जल में 2 भागों में टूट गया, या फिर नींबू गिलास के बीचों बीच चला गया। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नींबू जल में तैरने लगा। क्यों तैरने लगा? क्योंकि दोस्तों खारे पानी का जो घनत्व होता है वो सामान्य पानी से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसलिए जो नींबू है वो तैरने लगेगा, क्योंकि दोस्तों जल में नमक डालने पर उसका जो घनत्व है वो बढ़ जाएगा और नींबू जल में तैरने लगेगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 30 में पूछा है, कथन ए और आर को ध्यान से पढ़ें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, और इसका जो आर है वो आप पढ़ सकते हैं। कथन, कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है दोनों कथन ए और आर सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, या फिर ऑप्शन बी दोनों कथन ए और सही है किंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है, या फिर ऑप्शन सी ए सही है किंतु आर गलत है, या फिर ऑप्शन डी ए गलत है किंतु आर सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोनों कथन सही है, क्योंकि दोस्तों जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, और आर में बताया गया है कुछ मादा कीड़े फेरोमोन्स छोड़ते हैं जिसके गंध को नर कीड़े पहचान लेते हैं। ठीक है, तो दोनों कथन सही हैं, और जो कथन आर है वो ए की व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोनों कथन ए और आर सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके 30 प्रश्न हमने करा दिए हैं। 30 प्रश्न में से आपको कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए।